आज आपदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आपदा क्या होती है? आपदा का एक लाइन में बात करें तो आफत। क्या बोलेंगे? आफत। कहने का मतलब ये है कि जो आफत उत्पन्न कर दे इंसानों के लिए वही क्या है? आपदा है। मतलब हद से किसी चीज़ का आगे बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। आपदा का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इंसानों के जीवन को संकट में डाल दे, वो क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। चाहे वो मानव के तरफ से हो, चाहे वो प्रकृति की तरफ से हो। तो आपदा में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? पहले तो दो आपदा को देख लेते हैं। और आपदा में दो चीज़ें हैं, एक है मानवीय और दूसरा प्राकृतिक। मानवीय आपदा क्या है? जैसे मान के चलो कि किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर परमाणु विस्फोट कर दिया, उसमें कई लोग क्या हो जाएंगे? कई लोग मारे जाएंगे, कई लोग बेघर हो जाएंगे। तो एक प्रकार से इंसानों के लाइफ को क्या कर दिया उसने? संकट में डाल दिया। तो वो क्या कहलाएगा? आपदा कहलाएगा। लेकिन भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया कि इंसानों के द्वारा? तो इंसानों के द्वारा जो आपदा पैदा होती है उसे हम बोलते हैं मानवीय आपदा। जैसे गहरी खुदाई कर दिया जाए पृथ्वी के अंदर, और जैसे कोयला के लिए खदानों में जो खुदाई की जाती है, उसके बाद उसमें पानी भर जाता है और ऊपर का जो मिट्टी है धड़ाम से गिर जाता है। अगर उसमें कुछ लोग मर गए तो क्या कहलाएगा? मानवीय आपदा। या उससे भूकंप आ गया, या बड़े बड़े डैम्स गिर जाते हैं जिसके कारण कुछ दूर पे भूकंप आ जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? मानवीय आपदा। आपदा का मतलब ही है जो इंसानों के जीवन को संकट में डाल दे या उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दे। क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपदा, डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा में क्या है? जितनी भी चीजें प्रकृति के द्वारा होती है उन्हें प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल किया जाता है। कौन कौन सी चीजें प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल हो सकती हैं? जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़। और मानवीय आपदा में क्या क्या हम लोगों ने देखा? एक तो देखा कि खानों की खुदाई, दूसरा बड़े बांधों का गिर जाना, तीसरा परमाणु बमों को छोड़ना इत्यादि। प्राकृतिक में हम क्या देखेंगे? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, और भी कुछ होता है इत्यादि। और भी है भूस्खलन, इत्यादि। देखो, नेचुरल चीजें जब अपने हद से आगे बढ़ जाती है ना तो आपदा लेके चली आती है। नदियों में पानी हमेशा बहता है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर अधिकांश रूप में बढ़ने लगे तो क्या लेके आती है? तो हमेशा पानी बह रहा था तब कोई आपदा नहीं था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ गया और वो पानी नदी के सरफेस से बाहर आना शुरू हो गया तो क्या कहलाता है? बाढ़। ठीक है। कई सालों तक लगातार वर्षा ना हो, ग्राउंड लेवल डाउन चला जाए, पानी की कमी होना शुरू हो जाता है, ऐसे स्थिति को क्या बोलते हैं? सुखाड़, सूखा पड़ जाना। अभी देखो मानसून का मौसम चल रहा है, बारिश सबसे कम हो रही है, ये एक कैसी स्थिति पैदा कर रही है? सूखे की। तो बाढ़ आने से भी किसानों को क्षति पहुंचती है। कई गरीब लोग बेघर हो जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कीड़े मकोड़े और जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उनकी भी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, वो लोग सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं। ये बाढ़ में स्थिति ऐसी पैदा होती है। सुखाड़ में क्या होता है? इसमें भी फिर किसानों को दिक्कत होना शुरू होता है, पेड़ पौधे फसल ये सब नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं होने के कारण हमें ग्राउंड वाटर में पानी कम मिलता है। फिर भूकंप की बात करते हैं। भूकंप कई प्रकार से आते हैं। भूकंप मानवीय हो सकते हैं या
प्राकृतिक भी हो सकते हैं। अभी मैंने बताया बड़ा सा डैम अगर किसी एरिया में गिर जाए तो क्या पैदा कर सकता है, कई रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी जा सकती है, कई एनर्जी उसके अंदर होती है जिसके कारण कई वेव उत्पन्न हो सकते हैं और भूकंप पैदा हो सकता है। जैसे कल तुम लोगों ने देखा दिल्ली में ट्विन टावर गिराया गया, कितने लोगों ने देखा? ट्विन टावर गिराने से आसपास के एरिया में कम तीव्रता की भूकंप आई लेकिन थोड़ी बहुत झटके महसूस किए जा सकते थे। तो वो है भूकंप जो पृथ्वी में कंपन पैदा कर दे, वाइब्रेशन उत्पन्न कर दे, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं हमारे पृथ्वी के अंदर जिसके टकराने से भूकंप की स्थिति पैदा होती है। भूकंप के अलावा एक और भी चीज लिख सकते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, तो और दिन पृथ्वी घूम रही है, अपने स्पीड से प्रॉपरली घूम रही है, इसी के घुमाव में थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है तो क्या कहलाता है? भूकंप। या पृथ्वी कांप गई तो क्या कहलाएंगे? भूकंप कहलाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी भूकंप आने से क्या हानि होती है? भूकंप आने से हानि यह है कि बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, पहाड़ों में दरार पड़ जाता है, भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, और कितने घर गिर जाते हैं, तो ये भूकंप की स्थिति है। सुनामी, समुद्र में, समुद्र तो सभी लोगों ने फोटो में टीवी में देखा होगा, तो समुद्र में क्या होती है? लहरें उठती रहती हैं, उधर से आएंगी तट पे आके समाप्त हो जाती है, फिर उधर से आएगी तट पे आके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नहीं देखा ऐसे ऐसे लहर आके तट पे समाप्त हो जाती है। तो समुद्र में डेली लहरें उठती हैं, लेकिन उन्हीं लहरों की अगर साइज बढ़ जाए, अगर वो लहरें ऊंची ऊंची उठना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाती है? सुनामी। सुनामी जैसे ये तट समझ लो, ठीक है, और ये समुद्र का लेवल समझ लो, ऐसे ऐसे वेव आता है, यहाँ आके समाप्त हो जाता है, फिर अगला वेव आता है और यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। लेकिन यही वेव अगर ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाता है, कहाँ पहुँच जाएगा? पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा, जिससे जीवन अस्त व्यस्त या बाढ़ की स्थिति क्या हो सकती है? पैदा हो सकती है। तो सुनामी समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें हैं। चक्रवात, डेली हवा बह रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, हवा की गति बढ़ गई, हवा की गति इतनी तेज बढ़ गई कि किसी का छप्पर उड़ा ले जाए, पेड़ पौधों को गिरा दे, समुद्र में लहरों को तेज उठा दे, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? चक्रवात कहलाती है। फिर ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर कई मेटल्स के पिघलने से लावा का निर्माण होता है, वो लावा धरती को फाड़ के पृथ्वी पर आता है, सूखने के बाद मैग्मा कहलाता है, और वहीं जब जम जाता है तो चट्टान बनता है और उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पढ़ते ना, काली मिट्टी बेसाल्ट लावा चट्टान से निर्मित होती है। भूस्खलन क्या है? भूमि का अचानक से खसक के नीचे गिर जाना और पर्वतों का टूट टूट कर नीचे आना, मतलब भूमि का स्खलन हो जाना, दरार पड़ जाना, भूमि में फट जाना, वो सब क्या है? भूस्खलन है। इतने सब प्राकृतिक आपदा है जो इंसान के जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है आपदा। आपदा है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपदा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब होता है, सिंपल सी बात करें तो उपाय। क्या होता है? उपाय। आपदा क्या होती है उसको देखेंगे, फिर आपदा को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसको देखा जाएगा। जनरल टर्म में बात करें तो बाढ़ क्यों आती है? पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण वर्षा जो है पहाड़ों से ढलान लेती हुई कहाँ पहुँचती है? नदियों में पहुँचती है, और नदियों में पानी का लेवल क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जब नदियों में पानी का लेवल बढ़ने लगेगा और अनकंट्रोल की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वो पानी जो होता है उसके कैचमेंट बेसिन से निकल के बाहर आने लगता है, और इस प्रकार से बाढ़ की स्थिति क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। तो अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमें इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में इसी को है तो हम इसी को पढ़ेंगे। अभी इसको इरेज करो। तो आपदा का डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण मानवीय जीवन, जीव जंतु अस्त व्यस्त हो जाए,
एवं जान व माल की हानि पहुंचे, ऐसी स्थिति आपदा कहलाती है। ऐसी स्थिति आपदा कहलाती है। आपदा दो वर्गों में विभाजित है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, और हम लोग को सिलेबस में कौन सा पढ़ना है? प्राकृतिक ही पढ़ना है। और दूसरा हो जाएगा मानवीय आपदा। थोड़ा इरेज करो। पहला नंबर में देखते हैं प्राकृतिक आपदा। ऐसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति लिखो, जो प्रकृति या नेचर के द्वारा उत्पन्न हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और भूस्खलन, और कुछ हो सकता है, चक्रवात, तूफान इत्यादि। ठीक है। वहीं मानवीय आपदा की बात कर लें। तो लिखेंगे मानवीय भूल के कारण उत्पन्न आपदा मानवीय आपदा कहलाती है। इरेज करो तो इसके ऊपर लिखेंगे आपदा कहलाती है। जैसे खानों की खुदाई कर उसे गड्ढा के रूप में छोड़ देना, बड़े बड़े बांधों का गिर जाना, एक देश द्वारा दूसरे देश पर परमाणु हमला करना, महामारी जैसी बीमारी फैलना, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें इंसान की लाइफ डैमेज हो जाए। तो महामारी में कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, बेघर नहीं हुए, मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे वो कहाँ चले आए, घर आ गए, उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो गई। तो वो भी किस में आएगा, आपदा में आएगा। महामारी जैसी बीमारी उत्पन्न होना, सांप्रदायिक दंगे होना। सांप्रदायिक का अर्थ होता है किसी एक खास समुदाय को लेकर जो दंगा हो जाए, क्या कहलाता है, सांप्रदायिक। जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे तो ऐसा दंगा क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक दंगा। हिंदू सिख लड़ने लगे तो सांप्रदायिक दंगा, मतलब दो गुटों के बीच लड़ाई हो जाए, दंगा फसाद हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। इसमें भी जीवन क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके अलावा आतंकवाद, आतंकवादी क्या करते हैं,
लोगों को, ठीक है, इत्यादि। और कुछ है इसमें इत्यादि, ये सब चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारे मानवीय आपदा के अंदर। अब थोड़ा सा आपदा प्रबंधन का डिफिनीशन देख लेते हैं, इसको इरेज कर दो बेटा, या रहने दो, रुको, इसके नीचे ही लिख देते हैं। आपदा प्रबंधन तो जैसा कि मैंने बताया कि आपदा से बचने के उपाय को क्या कहते हैं? आपदा से बचने हेतु जो उपाय या बचाव अपनाया जाता है, दिखाई दे रहा है नीचे, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे डिटेल में कि हमारे सिलेबस में प्राकृतिक आपदा के बारे में है, तो बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ज्वालामुखी, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसको इरेज कर दो। तो चलो भाई, आपदा के बारे में हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा में एक पहली आपदा है बाढ़ के बारे में। तो प्राकृतिक आपदा में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ को जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब कर ही दिया था कि नदियों का पानी जब अपने स्तर से आगे आके निकलने लगे तो क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। तो पहले बाढ़ के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में प्रबंधन देखेंगे। नदियां अपने बेसिन में लगातार बहती रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में पानी होने से खास तौर पर पर्वतों का जल नदियों में तेज गति से आता है, जिस कारण से नदी का जल स्तर क्या होता है? बढ़ने लगता है एवं नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर मानवीय इलाकों में प्रवेश करने लगती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो लिखा था हम लोगों ने, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सभी तटीय इलाकों में जल जमाव होने लगता है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। कौन कौन सी समस्या है? पहला, कई लोग बेघर हो जाते हैं एवं कई पालतू पशु नदी के जल में
बह जाते हैं। दूसरा, जलीय जीवों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जो मछली नदी में रहती है कहाँ आ जाती है? तटीय क्षेत्र में आ जाती है। तीसरा, खाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा पीने का पानी, खाने की समस्या तथा पीने का जल की समस्या भी उत्पन्न होती है। अभी तो हम लोग समस्या लिख रहे हैं, और भी समस्या लिखेंगे। सॉरी, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे कई इमारत, सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा किसानों की उपज खराब हो जाती है। जल जमाव से कई कीट जैसे मच्छर इत्यादि उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियों को पैदा करते हैं, जो कई बीमारियों को पैदा करते हैं। मच्छर काटने से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो ये सब किसके कारण से होता है? उसी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा समस्या अब तुम लोग समझ ही रहा है। हम लोग भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आते हैं तो ज़्यादा बेटर समझते हैं। अब कुछ और भी चीज़ों को लिखते हैं। बिहार में गंगा नदी बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार से अगर बिहार है, ठीक है, तो बिहार में गंगा नदी जो है यहाँ से एंट्री मारती है इस तरीक़े से और यहाँ जाके छोड़ देती है। तो 2 भाग में बट गया कि नहीं? ये कहलाता है उत्तर बिहार। क्या कहलाता है? उत्तर बिहार। ये कहलाता है दक्षिण बिहार। ठीक है, तो बिहार में गंगा नदियाँ बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इसको इरेज करो फिर आगे बढ़े। 2 वर्गों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र, मतलब कभी कोई क्षेत्र कभी कोई क्षेत्र, इस प्रकार से। जबकि दक्षिणी बिहार सूखे की स्थिति को झेलता है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में, इतना लिखा देंगे कि तुम लोगों को किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में कई नदियां अपने बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अपने बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार से। अपने जिला में कौन सी नदी है? गंडक, सिवान, गोपालगंज तथा
पश्चिमी चंपारण में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। दूसरा देखेंगे कोसी। कोसी को क्या बोलते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्योंकि बेटा ये प्रत्येक वर्ष, क्योंकि यह नदी प्रत्येक वर्ष, नीचे दिखाई दे रहा है देखो तो, प्रत्येक वर्ष है, हाँ, एक प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाने के साथ अपने मार्ग को क्या कर लेती है? अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। चलो भाई मिटाओ इसको। नेक्स्ट, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। शोक का मतलब है बेटा ये हर एक साल क्या लेके आती है? बाढ़ लेके आती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि बाढ़ किस प्रकार से आती है और उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। कल इसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही सुनामी को सुखाड़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको बाढ़ के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था, आज प्रबंधन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो कैसे कैसे बाढ़ से बचाव हो सकता है उसके बारे में देखेंगे आज। तो लिखेंगे बाढ़ प्रबंधन। तो बाढ़ से कैसे कैसे बचा जाता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला बात तो ये कि बाढ़ का पूर्वानुमान होने पर स्थानीय लोगों को इसकी सूचना देनी चाहिए। जिससे वे लोग अपने रहने खाने का बंदोबस्त कर पाएं। सेकंड चीज़, बाढ़ ग्रसित इलाकों में तटबंध से लगभग 250 मीटर की दूरी पर घरों को बनाना चाहिए। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे घरों में जल निकालने की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पंप सेट प्रयोग में लाए जाते हैं। पंप सेट प्रयोग में लाए जाते हैं। और भी चीज़ों को लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे घरों को घास फूस या झोपड़ी के स्थान पर कंक्रीट एवं ईंटों से बनाना चाहिए।
साथ ही घरों के स्तंभ गहरी होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा डीडीटी का छिड़काव मृत पशुओं को तुरंत हटाने की व्यवस्था एवं नागरिकों के बचाव हेतु नाव तैयार रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना चाहिए। ठीक है, तो बाढ़ प्रबंधन में जो भी चीज़ें लिखा है मैंने उसको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं अभी। सबसे पहले जब भी बाढ़ आने वाली होती है ना, तो वो सरकार को पहले पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पानी को किसी ना किसी डैम, बैराज या जो भी इसके लिए वाटर शेड बनाए जाते हैं वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। तो कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता रहता है, और उतने पानी छोड़ने से क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, इस कारण से गवर्नमेंट को सारी बातें पता रहती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोगों को पहले ही वो चेतावनी दे दे कि यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा चीज़, अगर बाढ़ आ रही है तो ऐसे लोगों को वहाँ से तुरंत क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऊंचे स्थानों पे चला जाना चाहिए, नहीं तो जलमग्न में वो समा जाएंगे। दूसरा चीज़ कि एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहनी चाहिए। एनडीआरएफ देखा है, जो पीली पीली बोट लेके जो लोग घूमते रहते हैं, जो लगता है कि हवा भरी हुई नाव है, वो एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर टीम होती है वो। तो एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्लस अगर कोई फंस गया तो सरकार उसको निकालने की भी जिम्मेवार होती है, तो उसको निकालने की भी जिम्मेवारी सरकार अपने पास रखती है, तो उसको भी निकालना चाहिए। अगर कोई जंतु, पशु या कोई भी चीज़ मृत पाया जाता है पानी में डूबने के कारण, तो उसको तुरंत हटाना चाहिए, नहीं तो वो सड़ेगा, गलेगा और उससे ढेर सारी बीमारियां पैदा होंगी। दूसरा चीज़, घास फूस वाले जो मैदान, घास फूस वाले जो मकान होते हैं वो तुरंत बहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे कंडीशन में जो भी तटबंध है, तटबंध का अर्थ क्या है, जो भी नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में कम से कम घास फूस के मकान बनने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो कंक्रीट के मकान बनते हैं, जो सीमेंट, गिट्टी और बालू से मिलके बनते हैं, उनसे मकान बनाया जाना चाहिए। प्लस लगभग 250 मीटर की दूरी रहना चाहिए, नहीं तो सीपेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सीपेज का अर्थ है कि नीचे नीचे पानी घुसना चालू हो जाएगा, मिट्टी की कटान भी तेज़ हो जाती है, जिससे घर गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 250 का क्राइटेरिया दिया गया है, कम से कम 250 मीटर दूरी मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जो कॉलम होते हैं ना, पिलर्स जिसको बोलते हैं, इस कॉलम की डेप्थ नीचे तक होनी चाहिए, ताकि वो नीचे तक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। ठीक है, उसके बाद सरकार की भी कुछ जिम्मेवारियां बनती है। देखते हो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई आदमी छत पे अपने फंस गया है, नीचे चारों तरफ से जल जमा है, तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? ऐसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर या ऊपरी माध्यम से उसको भोजन पहुँचाया जाता है। तो ये था बाढ़ से रिलेटेड जितने भी प्रबंधन के कार्य हो सकते हैं। ठीक है, और हम सब इसको बखूबी जानते हैं। ये किताबों में लिखी जरूर है, लेकिन हम पहले से जानते हैं, चूँकि हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में ही आते हैं। और तुम लोगों ने अपने होश में ही जस्ट 1-2 साल पहले देख ही लिया कि कैसे बाढ़ का प्रकोप हमारे यहाँ छाता है, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कंटिन्यू पहुँच गया था। ठीक है, उसके बाद बाढ़ पे नियंत्रण और भी प्रकार से किया जा सकता है। बांध बना के किया जा सकता है। जिस नदी में कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, ऐसे नदियों को बांध बना दीजिए, और जब जब जरूरत हो तब पानी को धीरे धीरे करके छोड़ा जाए, तो उससे वाटर कंट्रोल रहेगा और बाढ़ की समस्या रोकी जा सकती है। क्लियर है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुखाड़ के बारे में। तो सबसे पहले सुखाड़ क्या है? सुखाड़ है बाढ़ का जस्ट अपोजिट। बाढ़ में अत्यधिक पानी हमारे क्षेत्रों में पहुंच जाता है, जिसके कारण फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सुखाड़ क्या है? कई मौसम तक कंटिन्यू वर्षा ना हो, लंबे समय तक जलवायु में परिवर्तन। ऐसे कंडीशन में बारिश नहीं होने से क्या होगा? 3 घाटे हैं। सबसे पहले तो बारिश अगर नहीं होगा तो फसल, पेड़ पौधे सब क्या होने लगेंगे?
सूख जाएंगे। पेड़ पौधे और फसल सूख जाए तो हमारे खाने का भी लाला पड़ जाएंगे। दूसरा चीज़, पशुओं के भी चारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है तो चारा कहाँ से आएगा। तो दोनों चीज़ें हैं। और तीसरी बात कि जो भूमिगत जल है ना, ग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग चापाकल से निकाल के पी लेते हैं, वो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके बाद हम लोग वापस से उसको रिचार्ज कर लेते हैं, तो रिचार्ज का मतलब होता है दोबारा से चार्ज कर देना। इसी प्रकार से जो नीचे पानी है उसको हम कंटिन्यू निकाल रहे हैं, कुआं के माध्यम से निकाले, ट्यूबवेल के माध्यम से निकाले, पंप सेट के माध्यम से निकाले, तो नीचे से हम पानी कंटिन्यू निकाल रहे हैं। तो उसमें अगर रिचार्ज नहीं किया जाए तो पानी जाएगा कहाँ से, सारा पानी तो खत्म हो जाएगा, वो लिमिटेड पानी है। इसीलिए वर्षा का जो जल होता है वो उसको रिचार्ज में मदद करता है। लेकिन मान के चलो अगर वर्षा नहीं हो 1, 2 साल, 3 साल, तब क्या होगा, तब तो ग्राउंड वाटर की भी पानी क्या हो जाएगी, लेवल कम हो जाएगी, और वहाँ पीने की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब पीने की समस्या उत्पन्न हो गई तो बर्तन धोना, नहाना, धोना, इन सब की समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो सुखाड़ भी एक विकट समस्या है। कैसे निपटा जा सकता है, तो सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सबसे पहले तो जिन नदियों में ज़्यादा पानी का फ्लो होता है उस पर बांध बना दो। और हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पढ़ा था कि बांध बनाने से वहाँ से नहर भी निकाली जा सकती है। तो नहर का जाल बिछा दो चारों तरफ, जहाँ जहाँ लगता है कि बारिश कम हो रही है वहाँ नहर से पानी भेज दो। नहीं, वहाँ पानी जाएगा तो लोग खेतों की सिंचाई नहर से आराम से कर सकते हैं, तो वहाँ अनाज की उपज अच्छी हो जाएगी और काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सुखाड़ से निपटने की प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़, वर्षा जल का संग्रहण भी करके हम सुखाड़ से निपट सकते हैं। जैसे बारिश का जल अत्यधिक, जो एकदम शुद्ध पानी होता है वर्षा का जल, वो खेतों में, नालों में, नालियों में, द्वार पे इस प्रकार से गिर के वो नष्ट हो जाता है। ऐसे जलों को अगर हम संग्रहित कर लें तो संग्रहित करने से क्या होगा कि उसका उपयोग हम बाद के दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सुखाड़ के बारे में लिखते हैं। इरेजर दो। सुखाड़ एवं इसका प्रबंधन, सुखाड़ एवं इसका प्रबंधन। सुखाड़ बाढ़ की विपरीत स्थिति है। हालांकि दोनों स्थितियों में जान माल की क्षति होती है। लगातार वर्षा नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है। सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे खाद्यान्न फसलों की उपज कम होना, जिस कारण से भूखमरी, खाने का अनाज नहीं होगा तो क्या होगा, भूखमरी, जिस कारण से भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा बात, चारा जो पशुओं का भोजन है उसमें भी कमी आती है। नीचे दिखाई दे रहा है, कमी आती है जिससे पशुओं का जीवन खतरे में होता है। इरेज कर दो। तीसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा। तीसरा समस्या क्या है,
भूमिगत जल जो पीने, खाना बनाने इत्यादि में प्रयोग होता है, उसका स्तर गिर जाएगा, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, अब सुखाड़ का प्रबंधन यहां से देख लेंगे। सुखाड़ से बचने हेतु सरकार द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। जिसमें पहला होगा जिन इलाकों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, उन इलाकों में नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। नहरें निकाली जाती है। दूसरा पॉइंट, उसी में कुछ और पॉइंट लिख लेंगे। इसी सापेक्ष में बिहार में कोसी परियोजना, गंडक सोन परियोजना इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्षा जल के संरक्षण से सूखे की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, वर्षा क्यों होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से वर्षा ज़्यादा होता है। इसको भी लिख सकते हैं, पेड़ पौधों को लगाकर एवं इसे काटने से बचाकर भी सूखे की समस्या कम की जा सकती है। कम की जा सकती है। ठीक है, तो सूखा में इतना ही।